तो वेलकम ऑल, आप सबका स्वागत है। आज के टॉपिक वैश्वीकरण का मूल्यांकन या इवैल्यूएशन ऑफ ग्लोबलाइजेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसके अंदर दो अलग अलग टॉपिक भी है, पक्ष विपक्ष, सकारात्मक नकारात्मक, लाभ हानि, फायदे नुकसान। तो वैश्वीकरण के बारे में कोई अलग अलग भी पूछ लेता है, सीधा लाभ हानि बताओ, या मूल्यांकन क्या फायदे और क्या नुकसान, दोनों चीजें बताओ। तो इसमें दोनों चीजें हम कवर करेंगे, इसलिए बहुत ध्यान से इसको देखना और एक एक मेन पॉइंट और इसका एक्सप्लेनेशन को बड़े ध्यान से याद रखना, क्योंकि आपके बहुत काम आने वाला है। 4 से लेकर 6 नंबर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक या क्वेश्चन रहता है। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो और आज का टॉपिक। मैं हूं विक्रांत, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल साइंस 90+ मार्क्स। तो सबसे पहले इस टॉपिक की गहराई को, इसकी डेप्थ को समझना, क्योंकि इसमें से अलग अलग भी क्वेश्चन आ जाता है। कोई भी कुछ भी पूछे लेकिन इसका मतलब यही रहना है। कोई पूछे वैश्वीकरण के लाभ या बेनिफिट्स क्या है, तो इसके लाभ वाले पॉइंट हम पढ़ेंगे, वही रहेंगे। लाभ, फायदे, सकारात्मक और पक्ष। सकारात्मक एस्पेक्ट, कई बार सकारात्मक पक्ष भी पूछ लेता है, कई बार पॉजिटिव एस्पेक्ट्स बोल देता है, पहलू। तो एक ही बात रहेगी, उसमें कोई कंफ्यूजन की बात नहीं है। तो सकारात्मक में कोई सकारात्मक, पॉजिटिविटी में कोई पॉइंट्स बताओ, अपने जो भी तुम तर्क दोगे, लॉजिक बताओ, वो आप लॉजिक बताओगे, या यहां लॉजिक लिख देता हूं, तो लॉजिक बताओ। और पक्ष में तर्क बताओ, वैश्वीकरण के फेवर में लॉजिक बताओ या पक्ष में तर्क बताओ। तो ये लाभ, फायदे, सकारात्मक, पक्ष में तर्क, ये सारे इस तरफ रहेंगे। बेनिफिट्स, एडवांटेजेस, पॉजिटिव एस्पेक्ट्स या फेवर, वो एक तरफ। ये एक ही बात है, चारों में कोई कंफ्यूजन रखने की जरूरत नहीं है। अब आपका काम क्या है, अगर नोट्स बना रहे हो तो पक्ष, लाभ, हानि, ये सब लिख लेना अपना एक लाइन में, 2 लाइन में, और उसके बाद एक बार में सारे पॉइंट इस तरफ उतारना। मैं एक बार में नहीं कर पाऊंगा, पहले ही बता चुका हूं कि बोर्ड में इतनी जगह होती नहीं है, तो मैं एक बार पक्ष कराऊंगा, एक बार विपक्ष कराऊंगा। लेकिन आप ऐसा मत करना, क्योंकि इससे कंफ्यूजन हो जाती है। क्या कंफ्यूजन होती है? आमने सामने लिखा हो तो हम एक साथ इवैल्यूएशन या मूल्यांकन कर सकते हैं, इनका पक्ष विपक्ष आसपास देख सकते हैं साथ साथ, तो ये बड़ा फायदे में रहता है। ऐसे ही वैश्वीकरण के नुकसान क्या है, हानियां क्या है, लॉस और डिसएडवांटेजेस क्या है, नेगेटिव एस्पेक्ट्स, नकारात्मक पहलू क्या है, विपक्ष में क्या तर्क या लॉजिक दिए जाते हैं, अगेंस्ट कह लो या अपोजिट में क्या तर्क या लॉजिक दिए जाते हैं। तो अब इसमें कोई कंफ्यूजन मत रखना, आप ऐसे ही बनाना और ऐसे ही याद रखना। अब हम शुरुआत करेंगे वैश्वीकरण के पक्ष में तर्क, या वैश्वीकरण का पक्ष, लाभ, हानि, वो सब सकारात्मक उस चीज से। तो उसमें अब हम कोई कंफ्यूजन नहीं करेंगे। जल्दी से स्टार्ट करते हैं आगे का वीडियो। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं वैश्वीकरण के पक्ष में तर्क। पक्ष मतलब इन लॉजिक इन फेवर ऑफ ग्लोबलाइजेशन। अब पक्ष, सकारात्मक, फायदे, लाभ, एक ही बात है। तो अब इसलिए अब इसमें हम कोई कंफ्यूजन नहीं रखेंगे, तो ये बात पहले बता चुका हूं, इसलिए याद रखना। तो शुरुआत करते हैं हम पहले पॉइंट या पहले बिंदु से कि इसके पक्ष में पहला तर्क या लॉजिक क्या दिया जाता है। तो वैश्वीकरण के पक्ष और लाभ में पहला पॉइंट आता है, पूंजी की गतिशीलता बढ़ी है, द मोबिलिटी ऑफ कैपिटल हैज इंक्रीज्ड। अब इसको समझना पड़ेगा कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं। बहुत सारी संस्थाएं, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस, अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं, ऑर्गेनाइजेशन या संगठन थे जो पहले देशों को उधार देते थे और उनके ऊपर निर्भरता, डिपेंडेंस ज्यादा थी। अब जैसे बहुत सारी संस्थाएं थी, देखो IMF मतलब अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, वर्ल्ड बैंक मतलब विश्व बैंक, ये वो संस्थाएं या यूं कह लो संगठन या ऑर्गेनाइजेशन या इंस्टीट्यूशंस हैं जो देशों को उधार देते थे। लेकिन पूंजी की गतिशीलता के कारण इन संस्थाओं, इन ऑर्गेनाइजेशंस, इन इंस्टीट्यूशंस, इन संगठनों पर देशों की डिपेंडेंस या निर्भरता कम हुई है, लेस हुई है। अब वो सोचो कैसे हुई है। पहले एक जमाना होता था, जब मैं आपकी उम्र में था, इससे पहले घर में अगर 10 रुपए भी है तो आदमी सिर्फ ये सोचता था इसको बैंक में जमा कराया हो या कहीं जोड़ लो, सेविंग कर दो। अब दूसरा दौर आ गया है, अब दौर आया इन्वेस्ट करने का, निवेश करने का। बड़े से बड़ा उद्योगपति, हम सोचते हैं उद्योगपति अपने पैसे कहां रखते हैं, ये अंबानी, ये टाटा, बिरला, ये कहां रखते होंगे अपना पैसा? हम सोचते हैं बैंकों में रखते हैं ना। ये जैसे ही आता है कहीं जमीन में, कहीं किसी उद्योग में, कहीं म्यूचुअल फंड में, कहीं शेयर बाजार में इन्वेस्ट करते हैं।
तो पिछले दिनों जिसके पास पूंजी है, चाहे वो छोटी पूंजी है तो उसने छोटी जगह निवेश किया है या इन्वेस्ट किया है कम पूंजी वाले ने, और किसके पास ज्यादा पूंजी है, बड़ी पूंजी है, तो उसने बड़ी जगह इन्वेस्ट किया है। बजाय कि पूंजी को सेव करने के, बचाने के, एक नया ट्रेंड आया है वैश्वीकरण के कारण कि अपने देश में नहीं तो चलो दूसरे देश में इन्वेस्ट या निवेश कर दो। इसके कारण पूंजी की गतिशीलता, जो पहले पूंजी एक तरह से जमा हो जाती थी, स्टॉक हो जाती थी, अब वो स्टॉक और उसकी जगह गतिशीलता, मोबिलिटी को बढ़ाया गया है। इतना बढ़ गई है कि एक देश में अगर किसी के पास है पूंजी थोड़ी भी है तो सोचता है चल अपने देश के मार्केट या बाजार हल्का है, थोड़ा कम कमजोर चल रहा है, तो जहां दूसरे देश का बाजार एक्टिव है, ज्यादा वहां पे मार्केट बूम कर रही है, मार्केट में ज्यादा उछाल है, बाजार अच्छा चल रहा है, तो क्या करता है वो दूसरे के बाजार में जाके इन्वेस्ट कर रहा है। क्यों? वैश्वीकरण के कारण। तो जो पूंजी पहले स्टॉक या स्थिर हो गई थी, एक तरह से जमा हो गई थी, अब उसकी गतिशीलता बढ़ी है। अब लोग उसको जमा करने की बजाय, बचाने की जगह, सेविंग की बजाय निवेश, इन्वेस्ट में ज्यादा यकीन रख रहे हैं। उससे पूंजी लगातार गतिशील है, आगे बढ़ रही है, इंक्रीज हुई है। ये पॉइंट बहुत जबरदस्त है, इसको बड़े ढंग से इस्तेमाल करना। अब हम बढ़ते हैं दूसरे पॉइंट की तरफ। तो सेकंड पॉइंट आएगा वैश्वीकरण के पक्ष या इन फेवर में, लाभ में। वैश्वीकरण की प्रक्रिया अभी प्रारंभिक दौर में है, यूं कह लो अभी चली है। जैसे ही यह प्रक्रिया पूर्ण हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी, फुल हो जाएगी और पूर्ण विश्वव्यापी मतलब पूरे विश्व में फैल जाएगी, तो इसका लाभ भी पूरे विश्व या पूरे विश्व के देशों को मिलने लगेगा। मतलब द प्रोसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन इज स्टिल इन अर्ली स्टेजेस, ये भी स्टार्ट हुआ है। और वंस इट बिकम कंप्लीट और बिकम ग्लोबलाइज, ये एक बार कंप्लीट हो गई, पूरे विश्व में फैल गई, ग्लोबलाइज हो गई, तो इट विल बी रिसोर्स ऑफ डेवलपमेंट। ये सबसे बड़ा साधन या यूं कह लो रिसोर्स ऑफ डेवलपमेंट बने किसके? होल वर्ल्ड या यूं कह लो सब देशों के। अब इस पॉइंट को समझो कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं, या आपने मेन पॉइंट तो लिख लिया, चलो अब आप इसके अंदर गहराई को समझो, ये बात क्या है। ज्यादातर वैश्वीकरण पे या ग्लोबलाइजेशन पे एक ही ब्लेम या एक ही इल्जाम लगता है। वो ब्लेम और इल्जाम क्या है कि वैश्वीकरण का फायदा या बेनिफिट किसको मिल रहा है? सिर्फ विकसित देशों को, और पूरे विश्व को नहीं मिल रहा, या विकासशील देशों को और अल्प विकसित देशों को, अंडर डेवलप्ड कंट्रीज और डेवलपिंग कंट्रीज को नहीं मिल रहा, केवल डेवलप्ड कंट्रीज को मिल रहा है। मतलब पूरे विश्व को या होल वर्ल्ड को नहीं मिल रहा इसका लाभ या फायदा, ये इल्जाम लगता है। तो जो वैश्वीकरण के पक्षधर हैं, फेवर करते हैं, वैश्वीकरण के ऐसे थिंकर है जो वैश्वीकरण ग्लोबलाइजेशन का फेवर करते हैं, उसके पक्ष में वो कह रहे हैं भैया अभी फायदा नहीं मिल सकता सबको। क्यों? क्योंकि वैश्वीकरण की प्रक्रिया अभी प्रारंभिक अर्ली स्टेजेस में है, प्रारंभिक दौर में। एक बार ये पूरी हो गई, पूर्ण हो जाएगी, वंस इट बिकम्स कंप्लीटेड, एक बार ये पूरी हो जाएगी, तो इसका लाभ, इसका बेनिफिट भी पूरे विश्व या सभी देशों को मिलेगा, होल वर्ल्ड या ऑल कंट्रीज को मिलेगा, यहां तक कि विकासशील देशों को भी मिलेगा और अल्प विकसित देशों को भी मिलेगा, डेवलपिंग कंट्रीज को भी मिलेगा, अंडर डेवलप्ड कंट्रीज को मिलेगा। और जो ये कह रहे थे कि भाई अमीर गरीब में सिर्फ अमीर को फायदा हो रहा है, एक बार ये पूरी हो गई, वंस इट बिकम्स कंप्लीट, ये गरीबों के लिए, पुअर पर्संस के लिए भी फायदेमंद या लाभकारी होगी या बेनिफिशियल होगी। तो ये है इसका दूसरा पॉइंट जो इसके पक्ष में या फेवर में आता है। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। तो पक्ष या फेवर में नेक्स्ट पॉइंट आता है WTO, विश्व व्यापार संगठन, जिसे हम वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। ये इसके उपकरण, इक्विपमेंट के रूप में काम करता है, इसकी फॉर्म में काम करता है। अगर WTO या विश्व व्यापार संगठन एक बार विश्व व्यापार संगठन नियमों को, रूल्स को निष्पक्ष, न्यूट्रल रूप से, फॉर्म से रेगुलर या नियमित कर दे, मतलब विश्व व्यापार संगठन जो भी नियम बनाता है वो निष्पक्ष होकर, बिल्कुल न्यूट्रल होकर एक बार उनको नियमित या रेगुलर कर डाले, तो वैश्वीकरण की प्रक्रिया, इस प्रोसेस का, प्रक्रिया का मतलब प्रोसेस का, अत्यंत लाभकारी होगी, एक्सट्रीमली बेनिफिशियरी होगी। वैश्वीकरण का जो पूरा प्रोसेस है, इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? वो है ट्रेड या व्यापार। अगर ये व्यापार के नियम बनाने वाली संस्था, इंस्टीट्यूशन, ऑर्गेनाइजेशन, WTO मतलब विश्व व्यापार संगठन, ये एक बार न्यूट्रल होकर, निष्पक्ष होकर सारे नियमों को, जितने भी रूल्स हैं उनको नियमित या रेगुलर कर दे, तो इसका लाभ सभी देशों को मिल जाएगा अपने आप। तो ये प्रक्रिया सभी के लिए
एक देश के लिए नहीं, सभी के लिए अत्यंत लाभकारी, एक्सट्रीमली बेनिफिशियल होगी। हालांकि अभी WTO नियम बनाता है विकसित देशों या डेवलप कंट्रीज के फेवर में या पक्ष में, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे विकासशील देशों की संख्या डेवलपिंग कंट्रीज के नंबर्स WTO में बढ़ रहे हैं, तो WTO पे भी प्रेशर आ रहा है। एक बार ये न्यूट्रल हो जाए, निष्पक्ष हो जाए, और उसके बाद सारे नियम जितने भी रूल्स हैं उनको नियमित रेगुलर कर दे, फिर देखना इसका लाभ सबको मिलेगा। ये कहना है जितने भी वैश्वीकरण ग्लोबलाइजेशन के पक्ष में या फेवर में बोलते हैं। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। तो वैश्वीकरण के पक्ष या फेवर में नेक्स्ट पॉइंट आता है तकनीक का लाभ, बेनिफिट ऑफ टेक्नोलॉजी। विकासशील देशों को या डेवलपिंग कंट्रीज को, या यूं कह लो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज जो अल्प विकसित देश है, उनको मिला है। और जो विकासशील देश या अंडर डेवलप्ड कंट्री, अल्प विकसित देश, जिनके पास अपनी टेक्नोलॉजी या अपनी तकनीक नहीं थी, अब वो भी विकसित देश मतलब डेवलप्ड कंट्रीज की टेक्नोलॉजी, तकनीक का लाभ या बेनिफिट या एडवांटेज उठा पा रहे। कैसे उठा पा रहे? वैश्वीकरण ग्लोबलाइजेशन के कारण विकसित देशों की कंपनियां और विकसित देश अपनी टेक्नोलॉजी, अपनी तकनीक को विकासशील देशों में लगा रहे हैं, ले जा रहे हैं। इसके कारण विकासशील देश जिनके पास अपनी तकनीक, अपनी टेक्नोलॉजी नहीं थी, उनको भी उसका लाभ, उस तकनीक का लाभ या फायदा या बेनिफिट मिल रहा है। तो इस टेक्नोलॉजी का लाभ विकासशील देशों के लिए लगभग पहले इम्पॉसिबल, नामुमकिन था। क्यों? ग्लोबलाइजेशन के दौर के कारण या वैश्वीकरण के दौर के कारण ही ऐसा हुआ है कि उनकी विकसित देशों की तकनीक विकासशील देशों को मिली है। तो ये बोला जाता है चौथा फायदा या पक्ष। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। तो वैश्वीकरण के पक्ष या फेवर में नेक्स्ट पॉइंट आता है बहुराष्ट्रीय कंपनियां, मल्टीनेशनल कंपनी के फैलाव, स्प्रेड से रोजगार, एम्प्लॉयमेंट में बढ़ोतरी या इंक्रीज हुआ है। अब इसको समझो, देखो जितने भी ये कॉल सेंटर, सॉफ्टवेयर कंपनियां, जितनी भी ये कंपनियां आई हुई हैं बाहर से, ये अगर किसी कारण देश में इन्वेस्ट या पैसा निवेश कर पाई है तो किस कारण? वैश्वीकरण या ग्लोबलाइजेशन के कारण। ये बड़ी बड़ी कंपनियां आती हैं, अपनी फैक्ट्रियां लगाती है, कॉल सेंटर लगाती है, अपना सामान बेच रही है, तो रोजगार किसको मिल रहा है? उस देश को जिसमें ये पैसा या निवेश लगा रही है। अर्थात बहुराष्ट्रीय कंपनियां मतलब मल्टीनेशनल कंपनीज के फैलाव या स्प्रेड ने विकासशील देशों और अल्प विकसित देश, डेवलपिंग कंट्रीज, अंडर डेवलप्ड कंट्रीज को रोजगार या एम्प्लॉयमेंट दिया है, उनके रोजगार में बढ़ोतरी हुई है। हालांकि मैं ये पहले बता दूं, इसके दूसरी जगह नेगेटिव भी है, उसमें भी इसी का उल्टा हो जाएगा, लेकिन उसको बड़े ध्यान से सुनना, क्योंकि दोनों जगह अलग अलग फायदे और नुकसान आते हैं। यहां फायदा आ रहा है तो कहीं नुकसान भी आ रहा है, तो उसको बड़े ध्यान से अब आगे देखते हैं कि वैश्वीकरण से क्या नुकसान या क्या हानियां या नकारात्मक पॉइंट है। तो अब हम आते हैं वैश्वीकरण के विपक्ष में तर्क या वैश्वीकरण के नकारात्मक प्रभाव, नेगेटिव एस्पेक्ट्स या अगेंस्ट में ग्लोबलाइजेशन के क्या लॉजिक आते हैं। तो सबसे पहले आता है जितने भी अंतरराष्ट्रीय संगठन और संस्थाएं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस और इंस्टीट्यूशंस हैं, ये विकसित देशों के, डेवलप्ड कंट्रीज के हित में, फेवर में नियम या रूल बनाती हैं। जितने भी हैं इनकी क्योंकि इन सब संस्थाओं पे, इन सब संगठनों पर, इन सब ऑर्गेनाइजेशंस और इंस्टीट्यूशंस पर विकसित देश अपना प्रभाव, अपना डोमिनेंस और अपना कब्जा, अपना कंट्रोल दबाकर बैठे। और ये कंट्रोल, नियंत्रण के कारण वो क्या करते हैं? जितने भी नियम बनते हैं अपने पक्ष में, अपने फेवर में बनवा लेते हैं। तो बेसिकली ग्लोबलाइजेशन या वैश्वीकरण का मतलब क्या निकल के आ रहा है कि विकसित देश या डेवलप्ड कंट्रीज अपनी मनमानी चला लेते हैं, नियम भी अपने आप ही अपनी मर्जी से, अपने हित, अपने फेवर में बना लेते हैं रूल, और फिर उन नियमों का, रूल्स का नाम लेकर फायदा उठाते हैं और अपना सामान वैश्वीकरण के कारण विकासशील देश या डेवलपिंग कंट्रीज में बेच देते हैं और फायदा कमा रहे हैं। तो ये वैश्वीकरण का पहला नुकसान या नकारात्मक प्रभाव है। अब बढ़ते हैं दूसरे की ओर। तो वैश्वीकरण के अगेंस्ट या विपक्ष में दूसरा पॉइंट आता है वैश्वीकरण के कारण। अब देखो, इंग्लिश मीडियम में एक साथ लिखने की जगह नहीं थी, इसलिए नीचे आपके इंग्लिश मीडियम का पूरा मेन पॉइंट लिखा हुआ आ रहा होगा, आप उसे उतार सकते हैं, लेकिन फिर भी इंग्लिश मीडियम को समझाने के लिए मैं साथ साथ इंग्लिश वर्ड यूज कर लूंगा, तो आप ठीक से समझ लेना। वैश्वीकरण के कारण, बिकॉज ऑफ या यू कह लो ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन, राज्य, स्टेट कह लो या सरकार कह लो, गवर्नमेंट ने अपना हाथ
सामाजिक कल्याण, सोशल वेलफेयर, सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस, सामूहिक सुरक्षा, कलेक्टिव सिक्योरिटी। एक सरकार अपने देश में इसलिए जानी जाती है कि वो किस हद तक गरीबों को सामाजिक कल्याण, पब्लिक वेलफेयर या सोशल वेलफेयर, जन कल्याण जिसे बोलते हैं हम, सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस कहां तक दे पाए, और कलेक्टिव सिक्योरिटी, कलेक्टिव सामाजिक सुरक्षा, कितने ज्यादा से ज्यादा लोगों को उस देश में सुरक्षा कौन सी, सामाजिक आर्थिक सुरक्षा, इकोनॉमिकल और सोशल सिक्योरिटी दी है सरकार ने, उनकी कितने हितों का, फेवर का ख्याल रखा है, कितनी सुविधाएं गरीबों को उपलब्ध कराई है, सुविधाएं मतलब फैसिलिटीज दी हैं, जैसे फ्री एजुकेशन, मुफ्त शिक्षा, चिकित्सा, हेल्थ, ऐसी कितनी सर्विस दी है, पानी, खाना। ये बड़ा एक फर्क पड़ता है, गरीबों को इन्हीं चीजों से मतलब है और किस चीजों से मतलब है। तो इन चीजों से, इन गतिविधियों से राज्य ने अपना हाथ खींच लिया है, अब वापस ले लिया है, इन एक्टिविटीज से अपना हैंड वापस ले लिया, इन एक्टिविटीज को बिल्कुल फ्री कर दिया, अपने कंट्रोल में नहीं रखा है। तो इसके कारण जो लोग सरकारी सहायता और सरकारी संरक्षण, गवर्नमेंट हेल्प और गवर्नमेंट प्रोटेक्शन पर निर्भर या डिपेंडेंट, सरकारी सहायता और संरक्षण पर निर्भर या डिपेंडेंट थे, आश्रित थे, उन लोगों की दशा, उन लोगों की लिविंग कंडीशंस शोचनीय, डेप्लोरेबल हो गई है। अब सरकार ने तो सब कुछ किस पे छोड़ दिया, बाजार पे, मार्केट पे, लेकिन जो लोग सरकारी सहायता या गवर्नमेंट हेल्प पर या गवर्नमेंट एड पर टिके हुए थे, उनका क्या होगा, उनकी दशा, उनकी लिविंग कंडीशंस और ज्यादा खराब और ज्यादा शोचनीय हो गई है। तो वैश्वीकरण से गरीबों की दशा में कोई सुधार नहीं आया, उल्टा और खराब हो गई है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। तो तीसरा पॉइंट आता है, वैश्वीकरण को विकसित देशों में तो सपोर्ट या समर्थन मिला है, लेकिन विकासशील देशों में धीरे धीरे, स्लोली, लगातार, कॉन्टिन्यूसली वैश्वीकरण या ग्लोबलाइजेशन, इसका मतलब यहां पे ग्लोबलाइजेशन का या वैश्वीकरण का विरोध, अपोज लगातार बढ़ता जा रहा है। और क्यों बढ़ता जा रहा है, क्योंकि विकासशील देशों के गरीब लोगों पर, पुअर पीपल पर इसका बुरा या बैड इफेक्ट या इंपैक्ट आ रहा है, बुरा प्रभाव पड़ रहा है। और क्योंकि बहुत ज्यादा विकासशील देशों को इससे नुकसान, डेवलपिंग कंट्री को लॉस हो रहा है, इसीलिए विकासशील देशों में, डेवलपिंग कंट्रीज में तो इसका अपोज, विरोध लगातार कंटिन्यूसली बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है, लेकिन विकसित देशों में इसका समर्थन या सपोर्ट आ रहा है। इससे साफ पता चलता है कि सपोर्ट वो लोग कर रहे हैं जिनको फायदा है, लेकिन सबसे बड़ी महत्वपूर्ण या इंपॉर्टेंट बात या फैक्ट यह है कि सपोर्ट करने वाले लोग कुछ परसेंट या कुछ लोग हैं जो अमीर है, उन्हीं को फायदा हो रहा है, अमीर देश और अमीर लोग, इसीलिए कुछ लोग सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन ज्यादातर डेवलपिंग कंट्री या विकासशील देश, और विकासशील देशों में वो जो खास करके गरीब है, पुअर है, लगातार विरोध करते जा रहे हैं। ना केवल लगातार विरोध करे, ये विरोध लगातार बढ़े भी जा रहा है, क्योंकि इसके बुरे प्रभाव बहुत ज्यादा गरीबों को परेशान या तंग कर रहे हैं, उनकी हालत, उनकी कंडीशन बिल्कुल खराब होती जा रही है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट। तो वैश्वीकरण के विपक्ष अगेंस्ट में चौथा पॉइंट आता है, वैश्वीकरण ने पूंजीवादी व्यवस्था या यूं कह लो ग्लोबलाइजेशन ने कैपिटलिस्ट सिस्टम को बढ़ावा या प्रमोट किया है। अब वैश्वीकरण ने कौन सी व्यवस्था, पूंजीवादी व्यवस्था या कैपिटलिस्ट सिस्टम को बढ़ावा या प्रमोट किया। अब इसका मतलब समझो, जहां जहां पूंजीवादी व्यवस्था अपना पैर बढ़ाएगी और जैसे जैसे सामाजिक सुरक्षा कवच, शील्ड ऑफ प्रोटेक्शन, सोशल प्रोटेक्शन शील्ड टूटेगी, तब तब गरीबों को नुकसान होगा। तो इससे क्या नुकसान हुआ है, पूंजीवादी व्यवस्था जहां भी जाएगी, कैपिटल सिस्टम जहां भी जाएगा, याद रखना वहां क्या होगा, अमीर को फायदा होगा, गरीब को नुकसान होगा। क्या होगा, अमीर को, रिच को बेनिफिट होगा, पुअर को लॉस होगा, और अमीर गरीब के बीच की खाई, द डिफरेंस बिटवीन रिच एंड पुअर, वो बढ़ता चला जाएगा। और जितना अंतर बढ़ता है उतना अमीर शक्तिशाली, गरीब कमजोर होता है, और अमीर उसका शोषण, एक्सप्लॉयटेशन करता रहता है। तो वैश्वीकरण किसके ज्यादा पक्ष में, केवल पूंजीवादी व्यवस्था, कैपिटलिस्ट सिस्टम। और कैपिटलिस्ट सिस्टम किसके पक्ष में है, अमीरों के, रिच पर्सन के या रिच पीपल के। तो इससे नुकसान किसको होना है, सिर्फ पुअर पीपल को, गरीब लोगों को। तो और ये हुआ भी है, जहां जहां वैश्वीकरण ने ज्यादा पैर पसारे हैं, वैश्वीकरण ज्यादा फैला है, वहां के लोग अमीर और अमीर हो गए, अमीरों को बहुत फायदा हुआ, लेकिन गरीब और गरीब हो गए, और गरीबों को बहुत नुकसान या
लॉस हुआ। तो ये इसका चौथा विपक्ष का कारण बनता है। अब बढ़ते हैं पांचवें की तरफ। तो अब वैश्वीकरण, ग्लोबलाइजेशन के विपक्ष में वो पॉइंट बता रहा हूं जो आपको समझने में शायद पहले तकलीफ हो, लेकिन बाद में मजा आएगा। इतना इंटरेस्टिंग तरीके से बता दूंगा कि आपको अंदर से बहुत खुशी होगी कि हाँ, हम समझ भी गए हैं और हम इस फैक्ट को मतलब इस तथ्य को मानते भी हैं। बेरोजगारी बढ़ी है। अब इंग्लिश वाले जो हैं वो मेरी बात को सुन लो, वही आपके लिए काफ़ी रहेगा। ऐसा कुछ नहीं है कि हर चीज़ लिख के ही समझी जाएगी, इसको लिख लेना, मेरी बात को सुनना, क्योंकि आपको मज़ा ज़्यादा आएगा। बेरोजगारी बढ़ी है, अनएम्प्लॉयमेंट हैज़ इंक्रीज्ड, स्वदेशी उद्योग, होम इंडस्ट्रीज नष्ट होने से, डिस्ट्रॉय होने से, उनमें काम कर रहे लोग, उनमें मतलब किसमें, होम इंडस्ट्रीज, स्वदेशी उद्योगों में काम, या यूं कह लो होम इंडस्ट्रीज में वर्क कर रहे लोग, पीपल बेरोजगार, अनएम्प्लॉय हो गए हैं। अब इसको समझो कैसे। इसको एक छोटा सा एग्जांपल देकर सुनाता हूं, और ये एकदम सच्ची, एकदम ट्रू घटना या इंसिडेंट है। तमिलनाडु में एक पेंट बनाने की फैक्ट्री थी। अब पेंट में क्या लगता है, केमिकल। तो वो केमिकल, क्योंकि हम अपने देश में ही बनाते थे, तो उस केमिकल की फैक्ट्री पे सबसे ज्यादा बर्बादी आई। अब वो क्यों आई और कैसे आई, देखो। ये जो केमिकल बनाती थी फैक्ट्री, ये इन पेंट वालों को बेचती थी। कई सारी पेंट की फैक्ट्रियां थी, लेकिन केमिकल एक दो जगह से जाता था। तो ये जो केमिकल बनाने वाली थे, ये अलग अलग पेंट वाले बनाने फैक्ट्रियों को केमिकल बेचते थे। अब ये केमिकल पे क्या हुआ, क्योंकि ये केमिकल खुद अपने देश में, इंडिया में बनाते थे, तो एक बाहर से बड़ी कंपनी तमिलनाडु में आती है। अब आप कहोगे उसके आने से क्या होता है, क्योंकि उसको आने का रास्ता किसने दिया, वैश्वीकरण ने, ग्लोबलाइजेशन ने। कैसे दिया, उसने टैक्स हटा दिया, आयात कर हटा दिया। सरकार ने ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण के कारण जो बाहर से कंपनी आ रही है उनके ऊपर से आयात कर हटा दिया कि अब वो जो मर्जी सामान लाए, अपना जहां से भी लाए, उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगेगा। तो जो केमिकल वो ला रहे थे, क्योंकि उनके यहाँ बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां थी और बड़े लेवल पे उत्पादन था, तो उनको केमिकल पड़ने लग गया सस्ता। केमिकल सस्ता, अपने कंपनी आए, आयात टैक्स था नहीं, बाहर से वो बड़े पैमाने पे केमिकल बना रहे थे, सस्ता ले आए। सस्ता क्यों पड़ गया, आयात कर हटा दिया सरकार ने। और इस तरह इन पेंट बनाने वाली सारी फैक्ट्रियों का केमिकल का जो ऑर्डर है वो कहां जाने लगा, उस कंपनी पे। और वो केमिकल बना भी नहीं रही थी कंपनी, वो बस बाहर से इंपोर्ट कर ला के दे देती थी। तो इन पेंट बनाने वालों को क्या मतलब, उनको तो सस्ता केमिकल चाहिए। लेकिन इस केमिकल बनाने वाली फैक्ट्री में लगे हुए मजदूर, लेबर कितने होंगे सोचो। सिर्फ फैक्ट्री नहीं, उस फैक्ट्री का मालिक, उस फैक्ट्री का परिवार, उस फैक्ट्री के काम करने वाले मजदूर, लेबर, उनका परिवार, उसको ट्रांसपोर्टेशन, टम्पू ले जाने आने वाले, और तो और केमिकल का जो कच्चा माल पैदा करते थे खेत में या किसी फैक्ट्री में, जो केमिकल के लिए कच्चा माल, 3-4 केमिकल, 3-4 एसिड मिला के एक केमिकल बनाते थे, वो सब, उनका परिवार, और तो और उनको बेचने वाले, उनका परिवार, वो सब हो गए बेरोजगार। इसे कहते हैं कि जब बाहर से, वैश्वीकरण से कंपनियां आती हैं, तो अगर वो कुछ रोजगार लाती है, तो स्वदेशी उद्योग, होम इंडस्ट्रीज के नष्ट या डिस्ट्रॉय होने से बेरोजगारी भी बढ़ती है। ये एकदम सच्ची घटना है केमिकल वाली, एकदम पेपर में आई हुई ट्रू फैक्ट है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और ऐसी एक घटना सुना दी है तो बहुत छोटी सी है, बहुत हजारों घटनाएं, कितने ही लोग ऐसे बेरोजगार हो गए। क्योंकि बड़ी कंपनियां आती है, मशीनों से काम कराती है, बड़ी कंपनी आती है, बड़े पैमाने पर उत्पादन करती है, मजदूरों के साथ अच्छा व्यवहार वैसे ही नहीं होने वाला। तो जो होम इंडस्ट्रीज, घरेलू उद्योग में लगे हुए लोग हैं हमारे, जो बेरोजगार हो जाते हैं, उनका क्या। तो इससे काफी नेगेटिव या नकारात्मक प्रभाव भी बड़ा है या पड़ा है। तो उम्मीद करता हूं आपको ये मूल्यांकन समझ में आ गया होगा। अगर एक साथ आ जाए पक्ष विपक्ष तो दोनों ऐसे लिख देना, नकारात्मक सकारात्मक एक साथ लिख देना, फायदे नुकसान लाभ हानि एक साथ। अगर सिर्फ लाभ आ जाए तो लाभ लिखना, सिर्फ हानि आ जाए तो हानि लिखना। आपको हो सकता है कि आपके वो भी 5-5 ही पॉइंट बताए हैं दोनों में, वैसे तो 4-4 से ज्यादा आए नहीं है, लेकिन एक आधा पॉइंट इनमें से दोबारा निकल सकता है, और ना निकले तो रिवीजन में मैं निकलवा दूंगा, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अभी 5-5 कर लोगे तो भी बहुत ज्यादा है, 4-4 से ज्यादा आज तक आए नहीं है। फिर भी कोई ग्रेजुएशन का होगा स्टूडेंट तो उसको प्रॉब्लम आ सकती है, लेकिन वो मुझे कमेंट कर सकता है, मैं उसको एक्स्ट्रा पॉइंट भी प्रोवाइड
करा दूंगा, क्योंकि ये वीडियो थोड़ी फिर बड़ी होती जा रही है। तो जल्दी मिलेंगे अगली वीडियो में। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी भी लगी होगी वीडियो और समझ में भी आ गया होगा सब। तो मैं हूं विक्रांत, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल साइंस 90+ मार्क्स।